नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज से लगभग 6 साल पहले 2014 में एक सरकार बनी थी संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करके। और संविधान की सबसे बड़ी ताकत विपक्ष को मिलता है, जो सत्ता को आईना दिखाती है और सत्ता को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। उन्हें उनके जो कर्तव्य हैं उनके ज्ञान करवाते हैं। इसके ही इस्तेमाल से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई, लेकिन 2014 के बाद से जैसे जैसे उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, आज देश में संवैधानिक तंत्रों का, संस्थानों के क्या हालात हैं, उस पर चर्चा करने लायक आज मुझे नहीं लगता कोई विषय है। आज पिछले 6 सालों में देश की क्या दुर्गति हुई और इस कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त हमारे महानुभाव जो हैं 56 इंच वाले, ठीक है, उनके बारे में तो कहना ही क्या। मुद्दे के ट्रांसफर लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो उनके वायदे हैं उनकी डिलीवरी होनी कोई जरूरी नहीं है। बहरहाल साथियों, आज का जो मुद्दा है हम यूपी पर लेकर चलेंगे, जहां पर कि काफी जोर शोर से लोगों ने राम राज्य का ढोल पीट कर सरकार बनाई। उसके बाद क्या कुछ हुआ यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सबके चहेते स्क्रीन पर बने हुए हैं। सुचि मैम नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज भारती में। अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, 2014 के बाद से लगातार ऐसा माहौल है। जो सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर 31% मतों के साथ संसद का पांव छूकर जो प्रधानमंत्री जी उसमें अंदर आए थे, उन्होंने संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया। चाहे वो जनादेश प्राप्त सरकारों को गिराना हो, चाहे वो विधायकों की खुली खरीद फरोख्त और उन्हें रिजॉर्ट्स में शिफ्ट करना हो, चाहे हाउडी ट्रंप हो, चाहे नमस्ते मोदी हो। संविधान में इस बात की कोई व्याख्या नहीं है कि खर्च का अनुपात क्या होगा। ये पूर्णतया विवेक आधारित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की 119 यात्राओं का खर्चा 5,934 करोड़ है। सरकार विज्ञापन आधारित है, चाहे वो मुख्य धारा की मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खास चैनल्स हो। सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा और कंट्रोवर्सी में विश्वास करती है। अगर हम बात करें विगत 7 वर्षों के कार्यकाल की, तो संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, पीएसयूज के स्टेक्स को बेच दिया है। जैसे न केवल भारत पेट्रोलियम या बीएसएनएल, अभी तो अनंत हेगड़े ने भारत पेट्रोलियम बीएसएनएल के कर्मियों को आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया। चाहे वो एचएएल से राफेल लेके फ्रांस की कंपनी को दे देना हो। तो ये सरकार कैपिटलिस्टिक अप्रोच की है, इसका प्रोपेगेंडा है। चाहे वो दलितों का पांव धोने का जो इवेंट था, आपको याद होगा, और हको हकूक की लड़ाई में वास्तव में कहां पर स्थिति है। ना युवाओं को रोजगार दे सकी, अर्थव्यवस्था की स्थिति आजादी के बाद सबसे निम्नतम है। बात 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की हुई थी और 12.5 करोड़ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से लोग अपना जॉब गंवा बैठे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में भारतीय रेल, जो कि कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, एक सर्विस वेंचर है, उसकी 104 लाइनें प्राइवेट की जाती। तो ये सरकार सब कुछ बेचने की कगार पर है। और मैं जहां तक देखती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और मोदी जी के या किसी वॉइस रॉय के लाइक बिल्कुल ब्रिटिशर्स के जैसा है। उनका तौर तरीका, शासन प्रशासन को हैंडल करने का तरीका, ब्यूरोक्रेसी पे आधारित होने का तरीका, तो वो भारत की आत्मा को, भारत के लोगों को, भारत की विभिन्नता को, इस डाइवर्सिटी को, इस ब्यूटी को, ना तो स्टेट आधारित, न जाति आधारित, न संप्रदाय आधारित, पूर्णतया इसको नष्ट कर दिया है और वो होता ही जा रहा है। धन्यवाद सुचि जी। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि कल आपने कमेंट किया था, आपका एक वीडियो मैंने देखा था। मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को पहले वो वीडियो दिखा दूं और उसके बाद हम उन वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम आपसे सवाल और जवाब करेंगे। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखें। आज तक के एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर 1 नंबर पर थे। अब इसी 1 नंबर के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये क्या हालत है, ये अभी हमने विकास दुबे के एनकाउंटर में देखा था। अपराधी पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। प्रशासन और व्यवस्था इतनी लचर है कि आजमगढ़ के बांस गांव में
दलित प्रधान, मनरेगा के कुछ कागजों पर उन्होंने साइन नहीं किया, नृशंस हत्या होती है और हत्यारे जाति सूचक गालियां देते हुए फरार हो जाते हैं। पुलिस की अकर्मण्यता का आप अंदाजा लगाएं कि भरी पंचायत में आनंद मिश्रा और उनके बेटे को कुल्हाड़ी से काट डालते हैं। अधिवक्ता राजेश्वर पांडे की अभी हत्या हुई है। बच्चियों की आंखें फोड़कर रेप केसेस, मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर में ही छोटी बच्ची के सिगरेट से उसको जला दिया। तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी स्थिति है, अराजकता इतना चरम पर है और इसका शिकार न केवल दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय जो कि हाशिए पर हैं, बल्कि आम जनता भी पूरी तरह त्रस्त है। यदि हम बात कोरोना संक्रमण की करें तो नो टेस्ट नो कोरोना शुरू से उनकी पॉलिसी रही। एक हवाई काल्पनिक ऑर्डर दिया कि 1 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन, और 2 मंत्री भी इंक्लूडिंग श्री चेतन चौहान जी और श्री कमला रानी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मंत्री, उनकी भी मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। आम आदमी की क्या स्थिति और परिस्थिति है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। किसानों की, ललितपुर के एक किसान को इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया। अमानवीयता की इतनी पराकाष्ठा, जितना जो भी बुरा हो सकता है, और सरकार का कोई इकबाल नहीं है। मुट्ठी भर लोग मुख्यमंत्री जी की इमेज की लीपा पोती करते रहते हैं, घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं। और अब मेन स्ट्रीम की मीडिया उनको नंबर 1 के तौर पर दिखाती है। प्रिंट मीडिया से पहले ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इस समय निर्णय की आशा करना पूर्णतया कपोल कल्पना है। और बात अब फेसबुक और व्हाट्सएप की करें तो उसमें भी अब ये एकदम स्पष्ट है कि जब कंट्री हेड ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं तो आप निष्पक्षता की आशा किस आधार पर करें। ऐसे में मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा किया जाएगा। ना तो गौ रक्षा कर पा रहे हैं, ना तो ब्रह्म हत्याओं पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, ना तो महिलाओं बच्चों को सम्मान दे पा रहे हैं, और नैतिकता के आधार पर अपने मठ में जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का मैं व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत विरोध करती हूँ। एक समाज जो इतने लंबे दौर तक हाशिए पे रहा, याद होगा पेशवाओं का वो भी एक दौर था जब कमर में झाड़ू बांध कर चलते थे और गले में मटकी टांग कर थूकते थे। तो एक व्यवस्था जो हमने एक लंबे समय से हासिल की है, उसको तोड़ मोड़ कर जातीय संप्रदायों की राजनीति को आधार बनाते हुए कोई राम की मूर्ति 2 लाख मूर्तियां भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से 2022 से पहले 2 लाख गांवों में स्थापित करनी है, एक ही मॉडल की। कोई परशुराम की मूर्ति बना रहा है, कोई कृष्ण जी की मूर्ति बना रहा है, कोई विष्णु जी की मूर्ति बना रहा है। तो क्या मूर्तियों से उत्तर प्रदेश और भारत के युवाओं का कल्याण होगा, महिलाओं की रक्षा होगी, बच्चियों को सुरक्षा होगी? क्यों सरकार हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका के की दुहाई और अमेरिका के संसाधन और अमेरिका की जनसंख्या का जिक्र करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हो रहे हैं, हमें सबक लेना चाहिए। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो रही हैं, लेकिन आपको सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट याद होगा कि मैं केश कटा लूंगी, धरती पर सोऊंगी, वैधव्य स्वरूप धारण कर लूंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किंतु हमें, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम भी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं, हम में और उनमें बहुत समानताएं हैं। वो 100% फेडरल सिस्टम है, हम क्वासी फेडरल सिस्टम है। उनके वहाँ स्टेट और सेंट्रल को इक्वल पावर्स हैं, हमारे वहाँ सेंट्रल को थोड़ा ज़्यादा और स्टेट्स को कम पावर्स हैं। अब और भी कम की जा रही हैं मोदी जी के इस दौरान। वहाँ भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी। तो हमें कुछ सबक भी लेना चाहिए। कब तक हम इन्हीं चीज़ों का शिकार होते रहेंगे? इस पर विचार भी करना चाहिए। कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी? किसी भी हालत में हमें इस धर्म और जाति आधारित राजनीति से स्वयं को मुक्त करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य के निर्माण की नींव रखनी चाहिए। हाँ मैम, आपका मैंने कल वीडियो देखा और हमारे दर्शकों ने भी अभी वीडियो आपका देखा, तो इसमें आपने कई सारे मुद्दों को उठाया है। बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे हैं, महिला, किसान, बेरोजगारी, दलित, मजदूर, लिंचिंग और ब्राह्मणों के साथ क्या किया जा रहा है, और खुलेआम एनकाउंटर अपराधी पुलिस वाले का कर रहे हैं, पुलिस वाले अपराधी के एनकाउंटर कर रहे हैं। इन जैसे तमाम मुद्दों को आपने उठाया है। तो हम आपसे आप ही के वीडियो के ऊपर सवाल करना चाहते हैं। और पहला हमारा प्रश्न है आपसे, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बता रही हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके राज्य के, आपके गृह राज्य है उत्तर प्रदेश,
और उनके मुख्यमंत्री को इंडिया के नंबर 1 मुख्यमंत्री बताती है, तो आप यूपी के कानून के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी के जो कानून तंत्र है उस पर भरोसा नहीं है आपको? जी बोले। मतलब कि सरकारी मीडिया, मतलब कि सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया, अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग को देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष का 15,000 करोड़ का विज्ञापन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भारत सरकार के ऊपर बाकी है, जो कि कोरोना आपदा के चलते अभी भी पे नहीं हो पाया है। आप जो पूरे पूरे पन्नों के अखबार देखते हैं, पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अखबार रंगे रहते हैं सरकार के विज्ञापन से, लेकिन उसमें सिर्फ स्लोगन्स होते हैं। सरकार, मैंने कहा ना, प्रोपेगेंडा आधारित, तो ये मीडिया उसमें बराबर की उत्तरदायी है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप बीते 24 घंटों का अखबार उठा लीजिए, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े उठा लीजिए, जो घटनाएं मैंने कही, कल जो दलित बांसगांव आजमगढ़ के दलित विधायक सत्यमेव जयते को मनरेगा के कोई कागज ना साइन करने पर उनकी लोमहर्षक हत्या होती है, उसके बाद गालियां देते हुए लोग फरार हो जाते हैं, तो पुलिस का कोई इकबाल नहीं है, और शासन और प्रशासन, पुलिस और अस्पताल, यही तो सरकार का आईना है। लेकिन सत्ता को इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि उसको अपने एजेंडा को आधारित बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चयन एकादशी और प्रदोष के व्रत रखने के लिए नहीं किया गया था। कब महानिशा है, कब अश्विनी नक्षत्र है, कब हथिया लगेगा, ये कब हमको कौन सा व्रत रहना है, ये सब मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था। ये तो हमारे व्यक्तिगत कर्म है, हमारे संस्कार है, हमारा समाज है, हम उसको कर लेंगे। सरकार का दायित्व था कि हमारे घर चोरी ना हो, डकैती ना हो, हमारी बच्चियां स्कूल जा सके, हमारे बच्चे पढ़ सके, जो पढ़ के निकले हैं उनको रोजगार मिल सके। अगर हम पुलिस के पास जाएं तो अब एक ललितपुर में किसान को इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया। तो अन्नदाता जो अन्न उगाते हैं, क्या वो इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बड़ी उचित व्यवस्था कर दी है, अब डायरेक्ट जूस की कंपनी से किसान डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। तो मान लीजिए रियल जूस की कंपनी है, तो किसान उसको जीमेल करेगा कि टेलीग्राम करेगा? जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने गेहूं का नहीं मिल रहा है, जो सड़कों पे अपना आलू टमाटर फेंक के जा रहे हैं, जिनका भयानक नुकसान हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट डैमेज होने के कारण कोरोना में, और सब्जी फूल और फल का किसान तो तबाह हो गया, उसको सरकार ने किसी भी प्रकार की नकद सहायता नहीं दी। और बातें बड़ी बड़ी, दावे बड़े बड़े। युवाओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश में पूर्णतया स्थापित हो गया है। जब ये यूथ के पास नौकरी नहीं होगी तो अपराध में इजाफा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये तो सीधा समानुपाती है। तो इसके लिए सरकार उत्तरदायी है ना। सरकार सांप्रदायिकता में इजाफा करती है, बात बात पे 144 लगाना, बात बात पे लाठीचार्ज होना, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी नहीं है, ना बीएड धारकों को, ना टीएटी धारकों को, ना उर्दू शिक्षकों को, है ना, तो ना शिक्षा मित्रों को, ना अनुदेशकों को, ना रसोइयों को, ना भोजन माताओं को, ना आशा वर्कर्स को, ना आंगनबाड़ी वर्कर्स को। तो सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार सिर्फ ठेका पट्टा खनन वसूली, सरकार सिर्फ खून चूस रही है, चाहे वो टैक्स पेयर्स का और चाहे वो आम आदमी का। राहत देने के नाम पर ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को राहत देती है कि क्या क्या और बेचा जा सकता है, देश को कहां कहां लूटा खसोटा जा सकता है। बस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। पूर्णतया असंवेदनशील सरकार है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे बच्चों की, चाहे युवाओं या किसानों। सुची जी, आपके इन्हीं कमेंट्स के ऊपर एक सवाल बन रहा है। आपने इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बेरोजगारी पर दी है, तो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के शिलान्यास शिला पूजन के दौर में करने के दिन भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के नए आयाम शुरू होंगे, नए दौर शुरू होंगे। तो राम मंदिर बनने से राम राज्य का और उत्तर प्रदेश के विकास का क्या क्या मतलब है? इसके लिए काम करना पड़ेगा या फिर सिर्फ राम मंदिर बन जाने भर से राम राज्य आ जाएगा, विकास आ जाएगा? थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा इसको। आज ही संस्कृति है और हमारी विरासत बहुत बड़ी है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो पूरे भारत में करीब 10 लाख मंदिर हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 धाम हैं, 7 सप्तपुरी हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और भी तमाम सिद्ध और दिव्य और आध्यात्मिक स्थल हैं। तो यदि बात आध्यात्म और धर्म की है, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत के देशवासी उस पर आधारित नहीं है। मंदिर संघ परिवार का एजेंडा था, हिंदू आधारित राजनीति। देखिए, हिंदुइज्म एक दर्शन है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करने के उद्देश्य से
आम आदमी को ये यकीन दिलाने के उद्देश्य से। इसका धर्म और आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, इसका विकास से भी कोई लेना देना नहीं है, इसका 22 के चुनाव और 24 के चुनाव से लेना देना है। एक ऐसे माहौल, एक ऐसे नैरेटिव, एक ऐसे परसेप्शन को क्रिएट कर देना, खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। खतरे में तो तब भी थे जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब डेनीज आए थे, जब फ्रेंच आए थे, जब पोर्चुगीज आए थे, जब मुगल्स आए थे, उसके पहले लोध आए थे, उसके पहले गुलाम वंश आए थे। आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री हैं, हम संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी से चलते हैं। अगर आज हमें कोई मनुस्मृति से चलाने की बात करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये उसका अपना एजेंडा है। इसका विकास और इसका जीडीपी और इसका अर्थव्यवस्था और इसका बेरोजगारी और इसका महिला की सुरक्षा से संबंध है। ये बात मेरी दृष्टि से हास्यास्पद है, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और मैं अपने राजनीतिक विषय और राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और देश की सामाजिक स्थिति की बात कर रही हूँ। बीजेपी के 4 बार के विधायक हैं, शायद मैं अगर सही हूं तो भदोही से, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन चल रहा है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? उनको गिरफ्तार किया गया है, वो खुद भी माफिया ही है। और अब मैं मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी की जो जेल में गैंगवार थी, उससे इसको जोड़ती हूँ। मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा, ये उसी बात का अगला क्रम है। जेलों में बैठकर जेल से अपराधी अपनी गैंग्स को चलाकर बाहर की व्यवस्था और समाज में अव्यवस्था पैदा करते हैं। सरकार एग्रीकल्चरल के रिफॉर्म्स की बात करती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म की बात करती है। मुझे लगता है सबसे पहले जेल्स को रिफॉर्म करना चाहिए, अगर सरकार एक्चुअली क्राइम को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन दो धड़े हैं। सरकार का ये मानना है कि जो हमारे संरक्षण में अपराधी हैं वो तो हमारे हैं, किंतु जो अन्य जगहों से अपराधी हैं वो हमारे नहीं है। क्योंकि जो आपने माफिया शब्द कहा, तो माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया, इसमें तो जितना कम आईक्यू उतना बड़ा उसका राजनीतिक कद, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है उतना बड़ा उसका पद और प्रतिष्ठा और वैभव। तो इसमें कुछ कहने योग्य नहीं है, ये तो परिस्थिति की देन है, ये तो व्याप्त है, ये सबको पता है। सुचि जी, आपका अगला जो हमारा सवाल है आपसे, आपके वीडियो से रिलेटेड है। वीडियो में आपने कहा कि एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाया। आपको एनकाउंटर क्यों गलत लगता है, और विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर, इस पर आपने सवाल क्यों उठाया? इसमें क्या गलत है? हमको चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस व्यवस्था से नहीं चलेंगे, अगर हम एनकाउंटर को जस्टिफाई कर देंगे, लूटपाट को जस्टिफाई कर देंगे, तो आपको पता होगा तमाम और देश हैं, कुवैत है, इराक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सीरिया है, गाजा है, अभी लेबनान और बेरूत आपने देखा। अगर व्यवस्था समाप्त हो गई, जिन कंट्रीज में स्टेट रिलीजन है उनकी बात अलग है, मगर हम सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है, हमारी बात अलग है। अगर आम आदमी इस ब्रूटैलिटी को एंजॉय करने लगा कि भाई फलाने आदमी ने चोरी की है, इसका हाथ काट दो, इस महिला को 50 कोड़े मारे जाएंगे, इस महिला को पत्थर मार मार के मारा जाएगा, इसने इसका विरोध किया है तो इसको इस तरह की सजा मिलेगी, ये ग्रुप ऑफ पीपल अगर डिसाइड करेगा, तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बहुत बड़ा देश है और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और अगर सरकार सांप्रदायिकता और इस ब्रूटैलिटी को एंजॉय करने वाली मानसिकता को शीघ्र नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि ये भाजपा की फॉसिस्ट मानसिकता है जिसने 6 साल में जबरदस्त इसमें इजाफा किया है, इसी की श्रृंखला में लिंचिंग्स भी आती है। तो अगर इसमें इजाफा होता जाता है, तो आप यकीन मानिए कि फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क है, बहुत डार्क है, और उसको कोई नियंत्रित नहीं कर पाएगा। फिर खुलेआम किडनैपिंग्स, खुलेआम एक्सॉर्शन मनी, खुलेआम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मतलब वो ठीक नहीं होगा। यही हुस्नी मुबारक के केस में हुआ, यही मुअम्मार गद्दाफी के केस में हुआ, यही हुस्ना स्प्रिंग के केस में हुआ, ऐसा दुनिया में ऐसा बहुत जगह हुआ। यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम था, यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम था, ये निकोलाई जार के टाइम था, ये क्यूबा में फिदेल कास्त्रो से पहले था। तो ये मतलब मुसोलिनी के बाद था, मुसोलिनी के दौरान भी था, ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनीज बनाई इंग्लैंड में जगह जगह तब भी था, अफ्रीकन को भर भर के जब स्लेव बनाया अमेरिका में, अमेरिका में डोनाल्ड क्या कहते हैं कि इमिग्रेंट्स को नहीं आएंगे, पॉलिसी H1 की हटाएंगे। अमेरिका क्या है, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह ट्राइब्स रहती थी, इमिग्रेंट्स से ही बने ये देश हैं। जो हम गोरे लोग देखते हैं क्या, यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स सब इमिग्रेंट्स ही हैं। तो अगर आप उन्हीं को नहीं तो ये एक अलग इशू है। खैर जी,
सुचि जी, अब हम कोरोना पे आते हैं। आपने कहा कि नो टेस्ट नो कोरोना। आपको पता है इससे पहले एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं, उन पर इसी कमेंट के कारण केस भी मुकदमे दायर हो चुके हैं। तो आप इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं बादशाह सलामत के शान में, तो कहीं खामियाजा भुगतना पड़े तो? देखिए, जो गॉड होता है, ईश्वर हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए वो कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप हमारा प्रतिरूप बनकर सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। चाहे पेरियार हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल साहब हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, और भी दुनिया में ढेर सारे सेंट्स, डिवाइन। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि इनिशिएटिव कौन ले, तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा। और तालीम, इल्म या काबिलियत या पढ़ाई हासिल करने का पहला मकसद ये है कि आपने सोशल जस्टिस के प्रति चेतना होनी चाहिए। अगर आप स्पाइनलेस हैं, अगर आपकी रीढ़ सीधी ही नहीं, आप अपने अगल बगल के लोगों के प्रति भी आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आप में के जीवित होने में संदेह है। और दूसरी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहती जो एब्यूसिव हो, जो वल्गर हो। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्द में मुझसे कई गुना घटिया और दोयम दर्जे की भाषा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की है। अगर सरकार उन्हें द्रोही नहीं कहती, तो सिर्फ सामाजिक विषयों को आंकड़े के आधार पर उठाने पर मैं द्रोही कैसे हो सकती हूँ? तो आई एम ऑल ब्लेस्ड, और मैं इस बात में यकीन करती हूँ कि इज्जत और जिल्लत दोनों ऊपर वाले के हाथ है। अपने कर्म को निष्ठा से करना चाहिए। बहुत अच्छा। आपने कोरोना पर बहुत अच्छा, सॉरी, कोरोना पर आपने आवाज उठाया, तो लगे हाथ हम मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो अप्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से वापस लौट कर आए, उनकी स्थिति के बारे में आपकी क्या जानकारी है? सरकार उसके लिए कुछ कर रही है? मैं एज ए मतलब आप तमाम जानकारियां रखते हैं, आपकी नज़र रहती है, हम लगातार देख रहे हैं, तो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर हम को केरला में पहला पेशेंट आया था, डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया था। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रम्प और मध्य प्रदेश की सरकार में बिजी रहे और इसको लेकर उन्होंने कोई प्रिपरेशंस नहीं की। हम जो कि जनसंख्या के आधारित इतना बड़ा देश है, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 घंटे 40 मिनट में लाखों मजदूरों को सड़कों पर ला दिया। वो प्रधानमंत्री जो अपनी यात्राओं पे हजारों करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं, आम मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए किराया लेते हैं, और तो और खिचड़ी का भी 50 रुपए लेते हैं। उसके बाद वो रेल मंत्रालय जो प्रतिदिन 19 लाख लोगों से ज्यादा को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, उसकी 40 से ज्यादा ट्रेनें राह में आवारा हो जाती हैं, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अपराधी देखा आपने? अभी विकास दुबे 3 स्टेट क्रॉस करके महाकाल पहुंच जाता है, और मजदूर स्टेट के बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, उन पर केमिकल्स की बारिश होती है। तो क्या ये सब अपने आप हो रहा है? जादू से हो रहा है? राह में महिलाओं का प्रसव हो रहा है, बुजुर्गों की मौत हो रही है, बच्चे झूल रहे हैं, औरतें पैदल चल रही हैं। सरकार के पास रोडवेज बसें नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मशीनरी नहीं है, नॉर्थ ब्लॉक नहीं है, साउथ ब्लॉक नहीं है, पंचम नहीं है, सचिवालय नहीं है, रोडवेज नहीं है, क्या नहीं है? सरकार के पास नियत नहीं है, मंशा नहीं है। अभी भव्य आयोजन करना हो तो घंटों में हमारे खून पसीने का तेल होता है। आज संक्रमण 24 लाख है, सरकार ने क्या दिया? दिया दिया, बत्ती दिया, धूप दिया, अगरबत्ती दिया, आसमान से दिया, वो पुष्प वर्षा दिया। फिर उसके बाद भाभी जी के पापड़ आए। अभी ताजा आ रहा है कि मिट्टी में स्नान करें और नीम की पत्ती चबाएं, दातून करें। तो भारतीय जनता पार्टी में जितना कम आईक्यू है, उतना बड़ा लीडर है, उतना बड़ा उसका प्रभाव है। लेकिन बात वैक्सीन की नहीं होगी, बात इलाज की नहीं होगी, बात क्वारंटीन सेंटर्स में कुत्ते की तरह फेंक फेंक के दिया जा रहा था। पत्रकारों पर कार्यवाही होती है, चाहे वो स्क्रोल की पत्रकार हो, चाहे वो जनसंदेश टाइम्स का पत्रकार हो, चाहे वो मिड डे मील वाले पत्रकार हो। तो सरकार को दूर दूर तक वेंटिलेटर से कोई लेना देना नहीं है, पीपीई किट से कोई लेना देना नहीं है, वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए आपदा में अवसर है। आईसीएमआर किट में धांधली, वेंटिलेटर्स की खरीद में येदियुरप्पा सरकार में धांधली, गुजरात में आपने देखा ही, कालकोठरी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सरकार आपदा में अवसर कर रही है। 20 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज लेके प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, भव्य
उनका बहुत ग्रैंड अनाउंसमेंट्स का मिजाज है। 5 दिन अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है निर्मला सीतारमण जी। कितने भारतीयों को समझ में आया होगा आप बताइए? मोटा मोटा समझ लीजिए 20 लाख करोड़ का 0.20% भी क्या आम आदमी पे खर्चा हुआ है? जाके देखिए लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। गलत आंकड़े, फर्जी दावे, सिर्फ प्रोपेगेंडा। सरकार ने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, लोगों के रोजगार खत्म हो गए। और आप प्रवासी मजदूरों की अब बात न कीजिए, वो तो निपट गए जो होना था। मध्यम वर्ग वाले ना तो बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना स्कूल वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, ना मकानों का किराया दे पा रहे हैं, ना बिजली के बिल भर पा रहे हैं, ना घर का आटा ला पा रहे हैं। जी नहीं पा रहे हैं लोग। और ना उनकी दुकानें खुल रही हैं, ना दुकानों का किराया देने में वो सक्षम है। किसी का पार्लर था, कोई टेलर था, किसी का बुटीक था, है ना, कोई जनरल स्टोर चलाता था, किसी की नाई की दुकान थी, वो सब खत्म हो गया। हजारों कारीगर, हजारों बुनकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 50 से 60 लाख रुपए की मशीन आती है बनारस की साड़ी में डिजाइन डालने की। 50 से 60 हजार रुपए में मिल रही है। पीतल के कारोबारी, तमाम बुनकर, फिरोजाबाद के चूड़ी के कारीगर, चिकन के कारीगर, भारी मात्रा में लोगों का जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। और अब मंदिर बना के वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। लोग भूल जाएंगे उन्होंने जो किया है। लोग जय श्री राम करेंगे, उनको वोट दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? जब आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिटीजन के लिए, तो क्यों आपको वोट दे देंगे? सुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत हो गया, कुछ और भी प्रश्न थे और आशा है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपकी जानकारी को सुनकर। नॉलेजेबल बातें हमने की है। हम कोई आम डिबेट की तरह, इंटरव्यू की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करके एक सही जगह पहुंचने की कोशिश की है हमने। तो निश्चित तौर पर लोगों का प्यार मिलेगा। और एक मिनट आप लाइन पे रहेंगे तो मैं थोड़ा सा बात कर लूँ दर्शकों से। दोस्तों, अभी आप सुचि जी और हमारी बातचीत सुन रहे थे और तमाम मुद्दे पर आपने देखा कि सुचि जी ने कितनी बेबाकी से हर चीज की, बिना चिल्ला पुकारा किए हुए और बिना कोई अपशब्द का इस्तेमाल, बिल्कुल शालीनता से उन्होंने अपनी हर बात को रखा और निश्चित तौर से आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा और सवाल के उत्तर भी आपको प्रभावित कर रहे होंगे। तो ऐसे में हम आप सभी को नॉलेज के लिए बता दें कि सुचि श्रीवास्तव जी ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है सुचि विश्वास श्रीवास्तव के नाम से। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो प्यार आप न्यूज भारती को देते रहें वो प्यार आप सुचि जी को भी देंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। और सुचि मैम, आप हमसे जुड़े और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक प्रश्न, आप आम खाते हैं? आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? काट कर, छील कर, कैसे? सेकेंड क्वेश्चन, आपको इतनी ऊर्जा कहां से आती है? क्योंकि हर इंटरव्यू में अगर ये ना पूछो तो लोगों को लगता है कि इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये दो सवालों के जवाब आप दे दें। देखिए, आम कोई सोचती कैसे हैं? खाता है, एक अजब प्रकार की फकीरी है। 18-18 घंटा कैसे चलते हैं, जिनके अकाउंट में हजारों हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाता है और जो प्रसार भारती के उच्च पदों में बैठकर मिलियंस ऑफ पीपल को अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर से इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको चूस चूस के काट काट के आम खाने में आनंद आएगा। समस्या उसके साथ है जो 2 जून की रोटी के लिए भटक रहा है। तो खाने का तो वो है। दूसरा, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। परमात्मा हमें सत्य पर चलने की प्रेरणा देता है और अपने दायित्व को इस आशय के साथ कि हम ईश्वर पर केंद्रित हैं और ये हमारा फर्ज है इस दौर में, जबकि हर किसी की आंखों को बंद कर दिया गया है, उनके ब्रेन को एकदम मैनिपुलेट कर दिया गया है। और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में लिटरेसी का लेवल बहुत लो है। एक आम आदमी जो दिन का 300-500 रुपए कमा सकता है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझे, वो ये जाने कि 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी स्पेस पे जुड़े फैसले ले रही हैं, न्यूक्लियर से जुड़े फैसले ले रही हैं, देश की संप्रभुता से जुड़े चीजों को बेच रही हैं, कोल माइनिंग को प्राइवेट कर रही हैं, राज्य सरकारों को कमजोर कर रही हैं, राज्य सरकारों के फंड्स को छीन रही हैं। ये आम आदमी समझ नहीं पाएगा। और ये उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है जो हम और आप जैसे हैं, कि हम इस बात को साधारण भाषा में आम आदमी को कन्वे कर सकें कि बहुत बड़ा खतरा है, गुलामी की ओर हम जा रहे हैं। देखिए, 5 बिलियन में टिकटॉक को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी साहब जा रहे हैं।
और जियो में 5.7 बिलियन, ये 45,534 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म पर फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है। फेसबुक का ही व्हाट्सएप भी है, और ये दोनों जो है नरेंद्र मोदी जी के मालिक भी है। तो आप समझ लीजिए कि ये रिश्ते जो हैं इंटरनल, ये एक दूसरे को ओबलाइज करने वाले हैं। और ये जो ये पेमेंट आप जो सुनते हैं ना, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे हैं। ये जो लुटता है ना, ये हमारे देश के संसाधन है। भारतीय रेल हमारी है, भारत पेट्रोलियम हमारा है, ये आईआईटी हमारे हैं, ये आईआईएम हमारा है, ये डीआरडीओ हमारे हैं, ये व्यवस्था हमारी है, ये पंचायतें हमारी हैं। ये इन लोग को इतना स्कूल और सरकारी अस्पतालों को खरीद लें तो पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, 2-4-10 मिलियन में सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्हें भारत के नागरिक क्या कहूं मैं, गोबर टाइप के चाहिए, जो सवाल ना कर सके। टिकटॉक किसका है ये मत पता करिए, कितने में खरीदा गया ये भी मत मालूम करिए। बस बी हैप्पी, पूरी देखिए और मान जाइए कि बालाकोट स्ट्राइक क्यों हुआ। ये मत पूछिए कि चाइना के बॉर्डर पर ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। तो वो पीएमओ का जो रायता फैलाया है, वो पीएमओ डिक्लेरेशन देगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसमें से वो 2 लाइनें हटा देगी उस बयान में से। तो ये समझते हैं, ये उनका फर्ज है कि ये उनको समझाएं जो ये नहीं समझते हैं, कि उनका वोट कीमती है, देश कीमती है, देश हमारा है। जैसे ब्रिटिशर्स को भगाया था, वैसे ही इंडियन ब्रिटिशर्स जो हिंदुइज्म की खाल में है, हिंदुत्व की खाल में, ये भारतीय नहीं है। इनका भारत से और भारतवासियों से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, तमाम जानकारियां सुनकर।